एक हफ्ते बाद एक प्लेन कोरिया के इंस्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरता है। रेड शर्ट को मारने के लिए जो टीम भेजी गई है वे पहले ही कोरिया पहुंच चुकी है। उनके पास टारगेट लिस्ट है, लेकिन उनकी टीम लीडर अभी कोरिया नहीं पहुंचा है। टीम लीडर एक हफ्ते के भीतर पहुंच जाएगा, पर उससे पहले उन्हें टारगेट लिस्ट में शामिल सभी लोगों को, जिनमें रेड शर्ट भी है, खत्म कर देना है। सब लोग तैयार है और काफी रिलैक्स दिखते हैं। नेविल परिवार की स्पेशल टीम हंटिंग यूनिट, जिसके उप कप्तान डेड फेस के नाम से जाने जाते हैं, कहते हैं सभी को निकालो। बारिश हो रही थी और 6 लोग पहले ही अपने काम पर निकल चुके थे। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि ली अपनी चाकू साफ कर रहा है। कोई अंदर आने की इजाजत मांगता है और ली उसे अंदर आने देता है। जो व्यक्ति आता है उसका नाम पिलजो है, लेकिन हम उसे चीफ कहते हैं। वह कहता है, काफी समय हो गया यंग मास्टर। ली जवाब देता है, क्या कह रहे हो? अपने दोस्त को यंग मास्टर कहकर तुम्हें अजीब नहीं लगता? चीफ कहता है, मिलकर अच्छा लगा चेयरमैन। ली, तुम वैसे ही हो जैसे हमेशा रहे हो। चीफ सिगरेट जलाता है। पास खड़ा एक आदमी कहता है, अब की चीफ वापस आ गया है। मैंने गलतियां करके थोड़ी राहत महसूस की। चीफ कहता है, मैं थोड़ा ज्यादा औपचारिक हो रहा हूँ क्योंकि यहाँ यंग मास्टर मौजूद है। वह चाहता है कि मैं उसे बस भाई कहूँ। यह सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वैसे वोंग इन दिनों क्या कर रहा? किसी ने कहा है कि वह अभी 12 जोडियाक के रिटायर्ड सदस्यों का पता लगाने की कोशिश कर रहा। ली कहता है कि उसने अभी तक उनमें से किसी को भी नहीं ढूंढा। यहाँ तक कि डैड के 12 जोडियाक में भी बहुत मजबूत एकता थी। मुझे नहीं लगता कि किसी ने नेविल के खिलाफ 10 साल पहले कोई बदला लिया होगा। मुझे यकीन है कि अब उनके हालात ठीक ठाक है, इसलिए शायद अब डैड की निष्ठा चली गई होगी। उसने 10 साल से उनसे मुलाकात ही नहीं की। मुझे नहीं लगता कि टूटी हुई भरोसे की डोर कुछ शब्दों में फिर जोड़ी जा सके। चीफ कहता है, अगर चीजें ऐसे ही चली तो हम सब मारे जाएंगे। चीफ के सामने जोड़े हुए उम्मीदवारों की एक सूची थी। यह 4 लोग हैं जो नए 12 जोडियाक बनने के योग्य है। चीफ पूछता है, बस 4 ही है? यह कमी कंपनी को सच में चोट पहुंचा रही थी? वह आदमी कहता है, मानसू वो रेड शर्ट का दोस्त है। उसकी काबिलियत वाकई शानदार है। अजीब बात है कि वह अभी भी हमारे साथ है, और भी अजीब बात यह है कि इतनी काबिलियत होने के बावजूद वह अब तक इतनी नीचे पोजीशन में फंसा हुआ रहा। चीफ कहता है कि उसकी आंखों में वह चमक नहीं है। साफ दिख रहा है कि मानसू इस पद को नहीं चाहता, और ईमानदारी से कहूं तो मुझे भी यह खास पसंद नहीं। ली कहता है कि हमें अभी जितनी मदद मिल सके लेनी चाहिए। अब पिकी होने का वक्त नहीं है। सबको इकट्ठा करो, समय आ गया है सामना करने का। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि मानसू बारिश में गाड़ी चलाते रेड शर्ट हुए के घर पहुंचता है। वहां टेबल पर अब भी उसकी और मिजू की तस्वीर रखी। रेड शर्ट अपने घावों के पट्टे उतारता है। वह ठंडी आवाज में कहता है, अब मैं चल सकता हूं, ठीक हो गया। मानसू कहता है, कंपनी में हड़कंप मच गया है। ली बोंग वैन अब नेविल से सीधा युद्ध करने की तैयारी में है। अब तुम क्या करने वाले हो? रेड शर्ट शांत स्वर में जवाब देता है, मैं बस इंतजार कर रहा हूं। मानसू समझ नहीं पाता कि रेड शर्ट क्यों इंतजार करना चाहता है। मानसू समझाता है, क्योंकि तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। कार में जाते हुए मानसू सोचता है कि नेविल परिवार का इंतजार करने का मतलब ये है कि शायद बचने का कुछ रास्ता होगा। इसी तरह वो जीना चाहता है। वो अपने घर पहुंचता है। अंदर जाते हुए वो ये सोचता रहा कि भले ही उसका बदला पूरा हो जाए, उसने अपनी पत्नी खो दी है और वो हमेशा उसके साथ रहेगा। दरवाजा खोलता है और तभी उसकी माँ कमरे से बाहर आती है। क्या हुआ बेटा? और मानसू के चेहरे पर पसीने की बूंदें गिरती है। मानसू ने जवाब दिया, माँ कृपया अभी अपनी कमरे में चली जाओ। उसने पूछा, क्या कोई बाहर है? दरवाजा कुछ देर से खटखटा रहा है। मैंने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि जब मैंने पूछा कौन है तो किसी ने जवाब नहीं दिया। दरवाजा फिर से खटखटाता है। माहौल अजीब तरह से भारी हो गया। मानसू की माँ ने दरवाजे की ओर भौहें चढ़ाते हुए कहा, फिर वही खटखटाने की आवाज। बाहर 2 ताकतवर आदमियों की परछाइयां दिखी। मानसू ने जोर से पुकारा, कौन है वहां? बाहर वाला कुछ नहीं बोला। इससे मानसू की माँ चिढ़ गई। जवाब भी नहीं दे रहे, शायद मजाक उड़ा रहे। मानसू ने अपनी माँ की बात काट दी। उसके हाथ में एक खंजर था। आवाज में गंभीरता थी। उसकी माँ यह देखकर काफी हैरान हो जाती है कि तभी अचानक खिड़की पर 3 परछाइयां दिखाई देती। मानसू दरवाजा खोलता है। इसी समय सीन बदलता है। रेड शर्ट के घर में शॉवर चल रहा था। वह अपने शानदार 6 पैक के साथ ठंडे पानी में नहा रहा। कुछ देर बाद उसने शॉवर बंद किया, बाल पोंछते हुए बाहर आया। उसकी नजर टेबल पर रखे एक कार्ड पर ठहर गई। कार्ड पर 3 तलवारें एक दूसरे को काटते हुए बनी थी और बीच में एक गोल निशान। रेड शर्ट ने कार्ड उठाया, तभी पास में रखा फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया और बोला, हेलो, क्या बात? दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। वह फिर बोला, हेलो। फिर उसकी नजर कार्ड पर गई। उस पर लिखा था, शिकारी कुत्तों से सावधान रहो। तभी फोन से एक जानी पहचानी आवाज आई, काफी समय हो गया,
नहीं मिले। रेड शर्ट की आंखें चौड़ी हो गई। वो चुपचाप सुनता रहा। क्या अब भी तुम्हें रेड शर्ट कहूं? हम फोन पर बोल रहे हैं उस शख्स को देखते हैं। वो खून से लथपथ है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी किसी को मार ही दिया हो। वो आदमी कहता है, तुम्हारे एक दोस्त का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर उसने अपना फोन लॉक तक नहीं किया और उसी वजह से मैं तुम्हारे तक पहुंच पाया। रेड शर्ट ने शांत स्वर में पूछा, कहा हो तुम शिन? वो हंसा, अभी भी मेरी आवाज पहचान ली? अच्छा है, भूलने की इजाजत नहीं है तुम। वो आगे बोला, जैसा कि तुम देख सकते हो हम कोरिया में। ग्रैंड ऑल की वजह से तुमने 10 साल शांत जिंदगी जी ली है, शादी की मौज, खुश रहे। फिर उसकी आवाज ठंडी हो गई। अब मरने का वक्त आ गया है। जो आदमी रेड शर्ट से ये सब कह रहा था वो हंटिंग डॉग स्ट्राइक टीम का सदस्य था।